हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने जनरेटर वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डीसी मोटर। दोस्तों, डीसी मोटर और जो डीसी जनरेटर है इनकी संरचना बिल्कुल समान होती है। दोनों मशीन्स की संरचना बिल्कुल समान होती है। इनकी संरचना में कोई डिफरेंस नहीं होता। इनकी जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इनको इनपुट सप्लाई देने में होता है। अगर एक डीसी मशीन है उसको यदि मैं इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा दे दूं, मैकेनिकल एनर्जी दे दूं, तो वो एक जनरेटर की तरह काम करने लग जाएगी। और यदि उसी डीसी मशीन्स को मैं क्या करूं, वैद्युत ऊर्जा दे दूं, डीसी वैद्युत ऊर्जा दे दूं, तो वह क्या करेगी, डीसी मोटर की तरह काम करेगी। तो डीसी जो जनरेटर और डीसी मोटर है उसकी संरचना में कोई अंतर नहीं होता। दोनों की संरचना बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। तो अब देखते हैं डीसी मोटर्स में के अंदर क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करती है और कितने कितने प्रकार की होती है। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसी मोटर्स क्या काम करती है या डीसी मोटर्स का कार्य क्या है। तो देखिए, मोटर चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो, मोटर से हमको कौन सी ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि मोटर को हम वैद्युत ऊर्जा देते हैं। अब वो मोटर क्या करती है, उस वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, आपकी मोटर करती है। कौन करती है, मोटर। अब यदि मोटर को हम इनपुट में डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो बन जाएगी डीसी मोटर। यदि मोटर को हम इनपुट में एसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो बन जाएगी कौन सी मोटर, एसी मोटर। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डीसी मोटर्स के बारे में। तो देखिए, जो डीसी मोटर होती है, क्या डीसी मोटर, माना ये एक डीसी मोटर है आपकी। इस डीसी मोटर को हम इनपुट में क्या, डीसी मोटर को हम इनपुट में क्या देंगे, तो डीसी मोटर को इनपुट में हम देंगे डीसी वैद्युत ऊर्जा। क्या देंगे, डीसी वैद्युत ऊर्जा। इसको हम किसके रूप में देंगे, इनपुट के रूप में देंगे। तो डीसी मोटर क्या करेगी, इस डीसी वैद्युत ऊर्जा को क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में। तो डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन्स होगी वो मशीन ही क्या कहलाती है, आपकी डीसी मोटर। क्या कहलाती है, डीसी मोटर। अब ये यांत्रिक ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि डीसी मोटर्स को हम इनपुट के अंदर कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो डीसी मोटर को हम इनपुट में देते हैं डीसी वैद्युत ऊर्जा। क्या देते हैं, डीसी वैद्युत ऊर्जा। दूसरा, डीसी मोटर से हमें आउटपुट में कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो डीसी मोटर से हमें आउटपुट में मिलती है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डीसी मोटर है क्या कर रही है, डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाए, अगर आपसे पूछे कि डीसी मोटर्स क्या होती है तो आपका जवाब क्या रहेगा, ऐसी मशीन्स जो क्या करे, डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, वो मशीन ही क्या कहलाती है, आपकी डीसी मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की परिभाषा के अंदर आप क्या लिखोगे, ऐसी मशीन जो डीसी वैद्युत ऊर्जा को, डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वह है डीसी मोटर, या फिर दिष्ट धारा मोटर भी बोल सकते हो आप, डीसी मोटर कहलाती है।
बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर करके ही याद करना है आपको। सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाके वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो डीसी मोटर्स का कार्य क्या हो गया, एसी मशीन्स जो डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वही क्या कहलाती है, आपकी डीसी मोटर्स। तो आपका आंसर रहेगा डीसी मोटर को हम इनपुट में देते हैं डीसी वैद्युत ऊर्जा। अब डीसी मोटर क्या करती है, इस डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसको हम इनपुट में दे रहे हैं डीसी सप्लाई और आउटपुट में मिल रही है हमको कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये तो होगी डीसी मोटर्स क्या होती है और क्या काम करती है। तो डीसी मोटर्स हमको यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि ये जो डीसी मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। जैसे हमने पढ़ा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो डीसी जनरेटर काम करता था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो डीसी मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आपका आंसर रहेगा डीसी मोटर, क्या, डीसी मोटर वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल, वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर हुआ। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो डीसी मोटर काम करती है वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर। वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कौन सी मोटर काम करती है, तो वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर आपकी काम करती है डीसी मोटर। कौन करती है, डीसी मोटर्स। तो क्वेश्चन आपका रहेगा डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आपका आंसर रहेगा डीसी मोटर है जो वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर काम करती है। अब ये वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको दो लाइनें पढ़ाई है मैंने। एक तो डीसी मोटर्स क्या काम करती है, तो डीसी मोटर क्या काम करती है, डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा, डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, तो डीसी जो मोटर है वो विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे काम करती है। क्या, डीसी मोटर वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखते हैं हम ये वैद्युत चुंबकीय खिंचाव बल का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से आपकी जो मोटर है उसका जो आर्मेचर या रोटर होता है वो किस प्रकार से क्या होता है, आपका घूमता है। अगर हम डीसी मोटर की संरचना की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया डीसी मोटर की जो संरचना होती है वो डीसी जनरेटर के बिल्कुल समान होती है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी डीसी जनरेटर का चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो पहले डीसी जनरेटर का चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद ही डीसी मोटर का चैप्टर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने आपको डीसी जनरेटर के अंदर करवा दी और वही की वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, जैसे जनरेटर के अंदर हमने देखा था, जनरेटर के अंदर जैसे दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ऐसे कैसे डीसी मोटर के अंदर भी कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होगी, एक तो होगी फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होगी आर्मेचर वाइंडिंग। अब जो फील्ड वाइंडिंग है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको मैंने डीसी जनरेटर के अंदर आपको बताया था। फील्ड वाइंडिंग को हम कहाँ पर स्थापित करते हैं, तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड पोल पर स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं, फील्ड पोल पर। और ये जो फील्ड पोल होते हैं बताइए कहाँ पर लगे होते हैं, तो ये जो फील्ड पोल है वो डीसी मशीन्स का जो स्टेटर योक या बॉडी होती है उस योक या बॉडी के साथ क्या होते हैं, ये फील्ड पोल क्या होते हैं, आपके जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो फील्ड पोल है, इन फील्ड पोल के ऊपर क्या लगाएंगे, हम एक वाइंडिंग लगाएंगे और ये जो वाइंडिंग लगा रहे हैं ये कौन सी वाइंडिंग है, हमारी फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। इसको यहाँ से ले जाते हुए इस पोल्स के ऊपर ऐसे लपेट के और यहाँ से इसको हम कौन सी सप्लाई देंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, तो ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है।
ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे। अब इसको डीसी सप्लाई देंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। और चुंबकीय फ्लक्स पैदा होने के कारण माना ये फील्ड पोल तो बन जाता है एन और ये फील्ड पोल बन जाता है क्या, आपका एस। अब क्या होगा, इस एन से एस की तरफ यहाँ से क्या निकलेगी, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं। और इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी, एन से एस की तरफ होगी। कैसे होगी, एन से एस की तरफ। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है जो डीसी मशीन्स होती है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र कौन सी वाइंडिंग में पैदा होता है। तो डीसी मशीन्स के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कौन सी वाइंडिंग में होता है, फील्ड वाइंडिंग में होता है। कौन सी में होता है, फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए ये जो पोल्स होते हैं, इन पोल्स के बीच में कौन स्थित होता है, आपका आर्मेचर होता है। इन पोल्स के बीच में क्या लगाया जाता है, आर्मेचर। ये क्या हो गया आपका, आर्मेचर हो गया। ये क्या हो गया आपका, आर्मेचर। अब आर्मेचर के ऊपर क्या लगाई जाती है, आपके वाइंडिंग लगाई जाती है। और उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं क्या, आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर के ऊपर हमने क्या लगा दी, वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। अब डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो डीसी मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इस दोनों को क्या की जाती है, डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। तो यहां पर ये जो वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग है, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये है आर्मेचर वाइंडिंग और ये है फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, यहां से धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मान लेते हैं ये अक्ष है आपका, क्यू एक्सिस है। कौन सा अक्ष है, ये क्यू अक्ष है। जिस अक्ष के अलोंग चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है वो अक्ष कहलाता है आपका क्यू अक्ष। क्या कहलाता है, क्यू अक्ष। तो देखिए यहां पर ये जितने भी चालक पदार्थ जो एन ध्रुव के पास है उनके अंदर मान लेते हैं, आर्मेचर को हम डीसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग को भी हम क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। क्या देंगे, डीसी सप्लाई। अब आर्मेचर वाइंडिंग को भी हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को भी हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो एन ध्रुव के पास वाले आर्मेचर चालक पदार्थ है, इनके अंदर मान लेते हैं धारा जा रही है अंदर की तरफ। कैसे जा रही है, अंदर की तरफ। और जिन चालक पदार्थों के अंदर धारा अंदर की तरफ जाती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। जनरेटर के अंदर मैंने बताया आपको। और ये जो एस ध्रुव के पास जितने भी चालक पदार्थ है, इनसे धारा आ रही है बाहर। क्या आ रही है, बाहर। और जिन चालक पदार्थों से धारा बाहर आती है उनको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डॉट से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। मैंने क्या बताया, ये तो है एक फील्ड पोल है। इस फील्ड पोल पर कौन सी वाइंडिंग लगा रखी है, हमने फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है। कौन सी लगा रखी है, फील्ड वाइंडिंग। दोनों फील्ड पोल के बीच में हमने क्या लगा रखा है, ये गोलाकार का आर्मेचर है। इस आर्मेचर के ऊपर हमने क्या लगा रखी है, आर्मेचर वाइंडिंग। क्या लगा रखी है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब बात कर रहे हैं हम डीसी मोटर। तो डीसी मोटर को हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। तो इधर से तो मैंने फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई प्रदान की और यहां से मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई प्रदान की। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई किसके माध्यम से देंगे, हम कम्यूटेटर के माध्यम से देंगे। क्योंकि जो सप्लाई है वो पहले कम्यूटेटर के पास जाएगी, कम्यूटेटर से कहाँ जाएगी, सेगमेंट्स के पास जाएगी। और सेगमेंट से वो जो सप्लाई है वो आर्मेचर वाइंडिंग को प्रभावित होगी। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के ये जो सिरे हैं वो किससे जुड़े होते हैं, आपके कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। तो मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को भी सप्लाई दी और ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको भी मैंने क्या दी, सप्लाई दी। अब जैसे ही फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दूंगा तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। ये फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ फाई। अब इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर ये आर्मेचर वाइंडिंग के चालक पदार्थ स्थित है। और इन आर्मेचर के चालक पदार्थों के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। तो आपने पढ़ा होगा जब किसी धारावाही चालक को, क्या, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है और उस बल के कारण वो चालक क्या हो जाता है, आपका घूमने लग जाता है। क्या क्या बोला मैंने, जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल, उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण चालक पदार्थ घूम जाता है। अभी हमने पढ़ा था डीसी मोटर है वो चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे काम करती है। तो जो चुंबकीय खिंचाव बल का सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है, कोई नया सिद्धांत नहीं है। चुंबकीय खिंचाव बल का सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, क्या, जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस धारावाही चालक पदार्थ पर एक बल कार्य करेगा और उस बल के कारण वो धारावाही चालक पदार्थ क्या हो जाएगा, आपका घूम जाएगा। तो देखिए यहां पर है फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, ये फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स एन से एस की तरफ जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी वाइंडिंग पैदा कर रही है, फील्ड वाइंडिंग, और ये फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स एन से एस की तरफ जा रहा है। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है इसके अंदर हमने, इसके बीच में हमने क्या रखा, आर्मेचर वाइंडिंग रखा। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये किसका काम कर रही है, यहां पर चालक पदार्थ का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, चालक पदार्थ। और इस आर्मेचर वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारावाही चालक पदार्थ को हमने यदि चुंबकीय फ्लक्स के अंदर रखा तो इस धारावाही चालक पदार्थ पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और जैसे ही इस धारावाही चालक पदार्थ के ऊपर यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग पर एक बल लगेगा और आर्मेचर वाइंडिंग पर जैसे ही बल लगेगा तो ये आपका आर्मेचर क्या हो जाएगा, आपका घूम जाएगा। आर्मेचर क्या हो जाएगा, आपका घूम जाएगा। अब जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो आपकी मोटर क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो डीसी मोटर का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पदार्थ पर, उस धारावाही चालक पदार्थ पर एक बल कार्य करता है जिस बल के कारण वो चालक पदार्थ क्या हो जाता है, आपका घूम जाती है। तो यहां पर चालक पदार्थ का काम तो कौन कर रही है, आर्मेचर वाइंडिंग कर रही है। कौन कर रही है, आर्मेचर वाइंडिंग। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग को हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारावाही चालक पदार्थ का काम तो कौन कर रही है, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग कर रही है। अब चुंबकीय फ्लक्स कौन सी वाइंडिंग पैदा कर रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स पैदा कर रही है फील्ड वाइंडिंग। यानी कि जब फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में आर्मेचर वाइंडिंग को रखेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस धारावाही चालक पदार्थ पर इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक क्या लगेगा, बल लगेगा और उस बल के कारण वो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी घूम जाएगी। अब वाइंडिंग घूमी मतलब आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा मतलब मोटर की शाफ्ट घूमेगी और जैसे ही मोटर की शाफ्ट घूमेगी तो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आर्मेचर हमका, आपका जो आर्मेचर है वो क्या हो गया, आपका घूम गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन से आपका ये पूछा जाता है कि ये जो आर्मेचर आपका घूम रहा है ये किस दिशा में घूमेगा, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का उपयोग करते हैं। क्या, डीसी मोटर के आर्मेचर की जो घुमाव दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर घूम तो गया क्योंकि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को हमने चुंबकीय फ्लक्स के अंदर रखा तो उस धारावाही चालक पदार्थ पर एक बल काम करा और उस बल के कारण यह आर्मेचर क्या हो गया, आपका घूम गया। अब आर्मेचर की घूमने की दिशा हमको ज्ञात करनी है तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर के घूमने की दिशा करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। क्या, डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। अब फ्लेमिंग के एक हमने दाएं हाथ का नियम भी पढ़ा था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमने कहां पढ़ा था, जनरेटर के अंदर पढ़ा था। जनरेटर के अंदर क्या करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसकी दिशा बताता है। तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए क्या, डीसी मोटर में
आर्मेचर, आर्मेचर की घूर्णन दिशा, घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डीसी मशीन्स के अंदर आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का या किसके नियम का उपयोग करते हैं? तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। इतना क्लियर? अब बात करते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता क्या चीज है। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ लेते हैं क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो बाएं हाथ की प्रथम अंगुली है, यदि बाएं हाथ की प्रथम अंगुली, इसको हम बोलते हैं तर्जनी के नाम से भी जानते हैं। प्रथम अंगुली किसकी दिशा में रहेगी? आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे। किसकी दिशा में रहे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे। अब जो बाएं हाथ की जो द्वितीय अंगुली है, कौन सी अंगुली? द्वितीय अंगुली, इसको हम जानते हैं मध्यमा के नाम से भी। जो मध्यमा है वो किसकी दिशा में रहे? चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा। प्रथम अंगुली, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ का जो प्रथम अंगुली है वो तो किस दिशा में रहेगी? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहेगी। जो बाएं हाथ की जो द्वितीय अंगुली है वो किसकी दिशा में रहेगी? तो जो धारावाही चालक है, जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा में कौन सी अंगुली को रखे? यदि द्वितीय अंगुली को रखे तो बचा कौन आपका? अंगूठा। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो दिशा ही क्या कहलाएगी? आपके चालक पदार्थ की घुमाव की दिशा होगी। तो क्या होगा? तो अंगूठा, अंगूठा क्या करेगा? चालक पदार्थ की, चालक पदार्थ की घुमाव दिशा, घुमाव दिशा प्रदर्शित करता है। देखिए क्वेश्चंस यहां से भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी अंगुली, जैसे प्रथम अंगुली किस दिशा में रहेगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंदर प्रथम अंगुली किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो प्रथम अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऐसे कैसे? फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसके अंदर जो द्वितीय अंगुली या मध्यमा अंगुली होती है वो मध्यमा अंगुली किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंदर जो मध्यमा अंगुली होती है वो चालक पदार्थ या आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब बात आती है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा है, अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है? तो अंगूठा क्या बताता है? आर्मेचर की घुमाव दिशा को या चालक पदार्थ की घुमाव दिशा को कौन प्रदर्शित करेगा? आपका अंगूठा प्रदर्शित करेगा। कौन प्रदर्शित करेगा? अंगूठा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो भी हमारा बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ है, उस बाएं हाथ की प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली और अंगूठा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर रहे। तीनों आपस में कितने डिग्री पर रहे? 90 डिग्री पर रहे। तो यदि प्रथम अंगुली रहे आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, द्वितीय अंगुली यदि चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो जिधर आपका अंगूठा होगा वो अंगूठा चालक पदार्थ के घुमाव दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे इस चालक पदार्थ पे देखते हैं, ये जो चालक पदार्थ है इसके अंदर हमने लगा रखा है क्रॉस।
क्रॉस का मतलब धारा इसके कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। मैंने जनरेटर के अंदर बताया था आपका क्रॉस का मतलब धारा कैसे जा रही है, अंदर। डॉट का मतलब धारा कहाँ आ रही है, बाहर। एक चालक पदार्थ से धारा अंदर जाएगी तो दूसरे सिरे से कहाँ आएगी, आपकी बाहर आएगी। ऐसे कैसे इस सिरे से धारा अंदर जा रही है तो इस सिरे से क्या आ रही है, बाहर। ऐसे कैसे इस सिरे से धारा अंदर जा रही है तो इस सिरे से क्या आ रही है, बाहर। यानी कि जो एन पोल के पास चालक पदार्थ है उन तीनों के अंदर धारा जा रही है कैसे, अंदर की तरफ। और जो एस पोल के पास जो आर्मेचर वाइंडिंग के चालक पदार्थ है उनके अंदर धारा आ रही है बाहर की तरफ। इतना क्लियर। चुंबकीय फ्लक्स कैसे जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है हमारा एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है। तो बाएं हाथ का नियम लगाओ इस चालक पदार्थ पे। देखिए प्रथम अंगुली रहेगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, चुंबकीय फ्लक्स इधर जा रहा है तो प्रथम अंगुली भी इसी दिशा में। द्वितीय अंगुली रहेगी धारा की दिशा में। अब धारा कैसे जा रही है, इसमें अंदर की तरफ जा रही है तो द्वितीय अंगुली मेरी कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। कैसे रहेगी, अंदर तरफ। तो बताइए अंगूठा मेरा कहाँ रहेगा, अंगूठे की दिशा कैसे है, नीचे की तरफ। तो इस चालक पदार्थ पे जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, नीचे की तरफ। ऐसे किसे इस पे लगाओ, धारा जा रही है अंदर, चुंबकीय फ्लक्स है इधर, तो इस पर भी बल कौन सा लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और इस चालक पदार्थ पे भी बल कौन सी तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। मतलब जो एन पोल के पास के चालक पदार्थ है उन पर बल कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। फिर इन पे देखो, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स की दिशा तो समान है, उसी दिशा में जा रहा है एन से एस की तरफ। लेकिन देखिए इस चालक पदार्थ के अंदर जो धारा आ रही है वो कैसे आ रही है, आपकी बाहर आ रही है। कैसे आ रही है, बाहर, क्योंकि डॉट है। डॉट क्या बताता है, चालक पदार्थ के अंदर जो धारा बाहर आ रही है उसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये तो होगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, द्वितीय अंगुली धारा की दिशा में रहेगी, धारा बाहर आ रही है तो द्वितीय अंगुली मेरी कहाँ रहेगी, बाहर। तो मेरा जो अंगूठा होगा अब कहाँ जाएगा, आपका ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब इस चालक पदार्थ पर जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की तरफ। ऐसे कैसे इस पर भी बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर। और इस पर भी जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर। अब देखिए दो चालक पदार्थ है, ये मान लो चालक पदार्थ है आपका ये आर्मेचर। एक बल तो लग रहा है इसमें ऊपर की तरफ और दूसरा बल लग रहा है इसमें नीचे की तरफ। तो बताइए ये आर्मेचर कौन सी दिशा में घूम जाएगा, आपका इस दिशा के अंदर घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो जैसे ही हम किसी धारावाही चालक पदार्थ को चुंबकीय फ्लक्स के अंदर रखते हैं तो उस धारावाही चालक पदार्थ पर एक बल लगता है और उस बल के कारण क्या हो जाता है, वो धारावाही चालक पदार्थ क्या हो जाता है, आपका घूमने लग जाता है। अब ये जो चालक पदार्थ घूम रहा है उसकी दिशा हमने ज्ञात कर ली, कौन से नियम से ज्ञात की, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो इस प्रकार आपकी जो डीसी मोटर है उसका आर्मेचर क्या हो जाता है, आपका इस दिशा के अंदर क्या होगा, आपका घूमना स्टार्ट कर देगा। इतना क्लियर हो गया। डीसी मशीन्स की वर्किंग समझ में आ गई सबको। डीसी मशीन्स के वर्किंग के बाद में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम उपयोग करते हैं डीसी मोटर के अंदर। और डीसी मोटर के अंदर इसको किस काम के लिए उपयोग करते हैं, तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के अंदर क्या होगा। अब जैसे आर्मेचर आपका घूम गया, ठीक है, धारावाही चालक पदार्थ को चुंबकीय फ्लक्स में रखा तो इस धारावाही चालक पदार्थ पर बल लगा और बल लगने के कारण ये आर्मेचर क्या हो गया, आपका घूम लेगा। अब देखिए जैसे ही आर्मेचर इस फील्ड वाइंडिंग की चुंबकीय फ्लक्स के अंदर घूमेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग की ये जो चालक पदार्थ है इस फील्ड वाइंडिंग की चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेंगे, काटेंगे। काटेंगे नहीं काटेंगे। जनरेटर के अंदर हमने देखा था, जनरेटर को जैसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, अर्थात जनरेटर के आर्मेचर को जैसे ही हम घुमाते हैं तो उसके आर्मेचर के चालक पदार्थ इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटते हैं, जिसके कारण उसके आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल आ जाता है, जिसको जनरेटर में हमने बोला था प्रेरित विद्युत वाहक बल। ऐसा कैसा काम यहां पर हो रहा है। देखिए इस धारावाही चालक पदार्थ को जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में रखा तो इस धारावाही चालक पदार्थ पर एन वाले चालक पदार्थ पर तो बल लगा नीचे की तरफ और एस ध्रुव के पास जो चालक पदार्थ है उस पर बल लगा ऊपर की तरफ, जिससे ये आर्मेचर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लग गया, घूमने लग गया। अब जैसे ही ये आर्मेचर के चालक पदार्थ इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर घूमेंगे तो ये चालक पदार्थ इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेंगे, काटेंगे। और जैसे ही
ये आर्मेचर वाइंडिंग के चालक पदार्थ फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर भी एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और यहां पर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको हम जानते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल के नाम से। तो जैसे ही आपका आर्मेचर घूमा तो आर्मेचर वाइंडिंग के चालक पदार्थों ने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटा, और जैसे ही ये फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे तो इनके फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? विरोधी विद्युत वाहक बल। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है। विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि बैक ईएमएफ। तो देखिए, जैसे जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण हमने देखा था, जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है Eg बराबर होता है क्या, फाई जेड एन पी बटा क्या होता है 60 इंटू क्या होता है ए होता है। ये क्या है? ये है जनरेटर के अंदर। किसके अंदर? जनरेटर के अंदर क्या है आपका ईएमएफ का समीकरण है। जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल है उसका समीकरण क्या होता है, Eg बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी ये जो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की संरचना बिल्कुल समान होती है। अगर इसी मशीन्स को मैं यांत्रिक ऊर्जा दे दूं तो जनरेटर बन जाएगा, अगर इसी मशीन्स के आर्मेचर को यदि मैं धारा दे दूं तो क्या बन जाएगी, मोटर बन जाएगी। तो अब इसके अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है उसका मान जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसके बराबर होता है। लेकिन यहां पर जो विरोधी विद्युत वाहक बल है उसको हम प्रदर्शित करते हैं ईबी से। विरोधी विद्युत वाहक बल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ईबी से। अब फॉर्मूला वही रहेगा, ईबी बराबर होगा क्या, फाई जेड एन पी बटे क्या होगा 60 इंटू क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा आपका डीसी मोटर के अंदर। किसके अंदर? डीसी मोटर के अंदर क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ हो जाएगा। डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ईबी बराबर होगा फाई जेड एन पी बटा क्या होगा 60 इंटू ए। यहां पर ईबी बराबर क्या है आपका बैक ईएमएफ है या विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या लिखोगे इसे, विरोधी विद्युत वाहक बल, या फिर इसको लिखोगे आप क्या, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होता है और बैक ईएमएफ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये समझ में आया। बैक ईएमएफ को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ईबी से। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ईबी बराबर होगा फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए। ईबी कब आया, बैक ईएमएफ कब आया, जब इस मोटर का आर्मेचर घूमने लगा। अगर इस मोटर का आर्मेचर घूमना बंद कर दे तो बैक ईएमएफ का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बैक ईएमएफ उसी कंडीशन में आएगा जब डीसी मोटर का आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो क्वेश्चन आपका आता है स्टार्टिंग के समय में, डीसी मोटर के स्टार्टिंग समय में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो स्टार्टिंग समय में डीसी मोटर का ये जो आर्मेचर होता है ये स्थिर अवस्था में होता है, कोई गति नहीं कर रहा है, स्थिर अवस्था में। जब आर्मेचर आपका स्थिर अवस्था में तो क्या इसके अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा होगा क्या, जब आर्मेचर स्थिर अवस्था में है तो आर्मेचर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, और जब आर्मेचर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल नहीं होगा तो बैक ईएमएफ का मान स्टार्टिंग समय में, डीसी मोटर के स्टार्टिंग समय में बैक ईएमएफ का मान कितना होता है आपका, 0 होता है। कितना होता है, 0। इस समीकरण को मैं यहां से मिटा देता हूं। तो जैसे जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है वैसे के वैसे ही मोटर के अंदर भी क्या होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है। और विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी बराबर होता है फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू क्या होता है, ए होता है। ईबी बराबर क्या है, विरोधी विद्युत वाहक बल है। और चीज तो आपको बताई दी, फाई क्या है, फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है। जेड बराबर क्या है, चालकों की संख्या है। चालकों किसकी, आर्मेचर वाइंडिंग में चालकों की संख्या। एन बराबर क्या है, आर्मेचर की घूर्णन गति है। पी बराबर क्या है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर पोल की संख्या है। ए बराबर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर परिपथों की संख्या है। तो विरोधी विद्युत वाहक बल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ईबी बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जैसे जनरेटर के अंदर हमने देखा था वैसे ही इस फॉर्मूले के अंदर जेड पी
और 60 इंटू ए, इन चारों का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी कि नियत रहता है। नियत का मतलब इनका मान चेंज नहीं होता। एक बार अगर मैंने डीसी मोटर बना दी तो जेड का मान फिक्स रहेगा, पी का मान भी फिक्स रहेगा और ए का मान भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जब तक उस मोटर के अंदर हम वाइंडिंग को चेंज नहीं करेंगे तब तक इन तीनों का मान चेंज नहीं होता है। तो इनका मान डीसी मोटर के अंदर क्या रहता है? आपका नियत रहता है, अपरिवर्तित होता है। जब ये चारों का मान नियत हो गया तो यहां पर देखिए क्या बचा आपका? तो यहां पर बचा ई बी समानुपाती होगा क्या? फाई इंटू किसके होगा? एन के होगा। किसके होगा? ई बी समानुपाती क्या होगा? फाई इंटू एन। ठीक है, यानी कि ईबी का मान डायरेक्ट चुंबकीय फ्लक्स के क्या होगा? आपका समानुपाती होगा। याद रखना है आपको। विरोधी विद्युत वाहक बल का मान फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मान के बढ़ाऊं, क्या अगर फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को हम यदि बढ़ाते हैं तो उससे विरोधी विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जैसे ही हम फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मान को बढ़ाएंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो इस मोटर के अंदर जो पैदा होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल है उसका मान भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो डीसी मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल है उसका मान चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। याद रखना है। दूसरा, ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल ई है इसका मान आर्मेचर की घूर्णन गति के भी क्या है? यदि समानुपाती है। यानी कि यदि मैं आर्मेचर की घूर्णन गति को बढ़ा दूं, यदि आर्मेचर की घूर्णन गति बढ़ेगी, अगर डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन गति बढ़ेगी तो बताइए बैक ईएमएफ का मान भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अगर डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन गति बढ़ती है तो बैक ईएमएफ का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन गति घटती है तो इस बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। तो जो डीसी मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डीसी मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसका मान सिर्फ दो राशियों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स पर और दूसरा डिपेंड करता है आर्मेचर की घूर्णन गति पर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको विरोधी विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है विरोधी विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। तीसरा याद रखना है विरोधी विद्युत वाहक बल है वो आर्मेचर की घूर्णन गति के बराबर होता है। इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चंस आ जाए यदि डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को यदि कम कर दे तो उससे विरोधी विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को घटा देंगे तो उसमें पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाएगा और पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा तो इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इतना क्लियर हो गया, विरोधी विद्युत वाहक बल क्लियर हो गया आपका। तो विरोधी विद्युत वाहक बल के अंदर आपको एक तो तीन फॉर्मूले नोट करना है। इसके अलावा क्या लिखना है देखिए मैं बता देता हूं। तो इसके अंदर देखिए विरोधी विद्युत वाहक बल के अंदर लिखना है आपको डीसी मोटर के आर्मेचर की घूर्णन गति के कारण फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कटता है या फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है? काटता है, जिसके कारण
आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में एक विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना है, इसका फॉर्मूला लिख देना। EB बराबर होता है फाइव जेड एन पी बटा क्या होता है 60 इंटू क्या होता है आपका A होता है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर जेड पी और 60A इसका मान क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब इनका मान कांस्टेंट होगा तो EB का मान डायरेक्ट समानुपाती होगा 5 इंटू किसके N के। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात आपको लिखना है अगली लाइंस के अंदर लिखना है आपको विरोधी विद्युत वाहक बल का मान, विरोधी विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। क्या? विरोधी विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है? समानुपाती, यानी कि EB समानुपाती क्या होगा आपका 5 होगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो विरोधी विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि ये चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो ये विरोधी विद्युत वाहक बल भी क्या होगा आपका? घटेगा। दूसरा, विरोधी विद्युत वाहक बल का मान आर्मेचर की घूर्णन गति, आर्मेचर की घूर्णन गति के समानुपाती होता है। दूसरा क्या हो गया? विरोधी विद्युत वाहक बल का मान आर्मेचर की घूर्णन गति के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि लिखेंगे EB समानुपाती क्या होगा? N होगा। अगर आर्मेचर की घूर्णन गति बढ़ेगी तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा, और यदि आर्मेचर की घूर्णन गति घटेगी तो इस विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा आपका? घटेगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि डीसी मोटर है वो क्या काम करती है, फिर हमने पढ़ा डीसी मोटर का सिद्धांत, फिर हमने पढ़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फिर लास्ट में पढ़ा हमने क्या? विरोधी विद्युत वाहक बल। तो देखिए, आज हमने 4 टॉपिक क्लियर किए। उन 4 टॉपिक के अंदर से आपकी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात तो यह है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आपका आंसर रहेगा डीसी मोटर वैद्युत चुंबक के खिंचाव बल के सिद्धांत पर काम करती है, या फिर चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन? आपकी डीसी मोटर। फिर अब बात आती कि ये चुंबकीय खिंचाव बल का सिद्धांत क्या होता है। तो जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है, और उस बल के कारण वो धारावाही चालक पदार्थ क्या होने लग जाता है? घूमने लग जाता है। अर्थात डीसी मोटर का आर्मेचर क्या कर देता है? आर्मेचर के अंदर घूर्णन गति पैदा हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर की घूर्णन गति है उसको ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। किसका? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके अंदर किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम उपयोग करेंगे डीसी मोटर के अंदर, और ये हमको क्या बताएगा? ये हमको डीसी मोटर के आर्मेचर की घूर्णन दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो प्रथम अंगुली है वो किसको प्रदर्शित करती है?
या प्रथम अंगुली किस दिशा में होती है, तो जो प्रथम अंगुली होगी वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होगी। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि इसका बाएं हाथ की जो द्वितीय अंगुली होगी वो किसकी दिशा में होगी, तो द्वितीय अंगुली होगी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में। और अंगूठा किस दिशा में रहेगा, तो अंगूठा रहेगा आपका आर्मेचर की घूर्णन दिशा में। इतना क्लियर। फिर आ जाता है आपका विरोधी विद्युत वाहक बल से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है और किस स्थिति के अंदर पैदा होता है। स्टार्टिंग समय में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो यदि मोटर स्टार्टिंग समय में आपसे विरोधी विद्युत वाहक बल का मान पूछे तो देखिए स्टार्टिंग समय में आर्मेचर की घूर्णन गति जो n है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। जब आर्मेचर की घूर्णन गति 0 है तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान भी कितना होगा, 0। तो डीसी मोटर की स्टार्टिंग स्थिति में प्रारंभिक समय में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा विरोधी विद्युत वाहक बल है उसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान केवल 2 राशियों पर निर्भर करता है। एक तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स पर, दूसरा आर्मेचर के घूर्णन गति पर। फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की घूर्णन गति है, इन दोनों के समानुपाती होता है आपका विरोधी विद्युत वाहक बल। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाऊंगा तो विरोधी विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान को घटाऊंगा तो विरोधी विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, आपका घटेगा। अब देखिए आगे एक चीज और देख लो इसमें, विरोधी विद्युत वाहक बल और जो आपका इनपुट वोल्टेज है, जिस मोटर को आप इनपुट बोल, देखिए इस मोटर को मान लेते हैं हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, V वोल्टेज दे रहे हैं, क्योंकि मोटर को हम इनपुट में देते हैं वैद्युतिक ऊर्जा। ऐसे कैसे आर्मेचर वाइंडिंग को भी हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, V। तो V क्या हो गया आपका, मोटर का इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितना हो गया आपका, V। मोटर को इनपुट वोल्टेज हमने कितना दिया, V। जब इस मोटर को इनपुट में हम V वोल्टेज देते हैं तो जैसे ही V वोल्टेज देंगे तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स आएगा। इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग को रखेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके ऊपर एक बल काम करेगा और जो बल काम करेगा उसके कारण ये आर्मेचर को क्या कर देगा, घुमा देगा। अब जैसे ये आर्मेचर घूमेगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होगा और उसका मान कितना होगा आपका, EB। तो जैसे ही आर्मेचर ने घूमना स्टार्ट किया, आर्मेचर क्या किया, जैसे ही घूमना स्टार्ट किया तो आर्मेचर के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो गया और उस विद्युत वाहक बल को क्या बोला हमने, EB। अब देखिए इनपुट वोल्टेज और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल EB है, इसमें कुछ संबंध के बारे में बता रहा हूं जो क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। अगर हम इस मशीन से, ये जो डीसी मोटर है, इसको हम इसकी अधिकतम दक्षता पर, इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी इससे यांत्रिक ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, क्या ये मशीन अपनी अधिकतम यांत्रिक ऊर्जा या अधिकतम जो इसकी एनर्जी है, अधिकतम शक्ति कब पैदा करेगी, क्या डीसी मशीन्स अपनी अधिकतम शक्ति कब पैदा करेगी, तो जब ये जो बैक ईएमएफ है, इस बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा। क्या बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होगा। अगर बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर है तो आपकी ये जो मशीन्स है वो अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि एक डीसी मशीन्स है, क्या यदि एक डीसी मशीन है, वो डीसी मशीन्स मान लेते हैं 420 वोल्टेज की सप्लाई पर काम कर रही है, क्या क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछा जाएगा। एक डीसी मशीन को, क्या एक डीसी मशीन को इनपुट में 420 वोल्टेज देने पर, 420 वोल्टेज देने पर वह अपनी अधिकतम दक्षता पर कार्य करती है, अधिकतम दक्षता पर कार्य करती है। तो मशीन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मशीन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, देखिए आपको इनपुट वोल्टेज दे दिया, क्या दे दिया, इनपुट वोल्टेज देके आपसे क्या पूछ रहा है, विरोधी विद्युत वाहक बल EB का मान पूछ रहा है। इनपुट वोल्टेज देके विरोधी विद्युत वाहक बल EB का मान पूछ रहा है, लेकिन इसने बीच में एक कंडीशन दे दी कि वह मशीन अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कर रही है।
क्या मशीन अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कर रही है। तो जब मशीन अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करती है तब विरोधी विद्युत वाहक बल का मान इस आरोपित जो वोल्टेज है उसके आधे के बराबर होगा। क्या, जब मशीन अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करेगी, किस पर काम करेगी, अधिकतम दक्षता की स्थिति में। तो अधिकतम दक्षता की स्थिति के अंदर क्या होता है, अधिकतम दक्षता की स्थिति के अंदर EB का मान जो इनपुट वोल्टेज है उसके आधे के बराबर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इनपुट वोल्टेज V का मान कितना है आपका 400 वोल्टेज है, अपन को दिया V बराबर कितना दिया 400 वोल्टेज। क्या दिया, मशीन इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रही है। और अब उस कंडीशन में हमसे EB का मान पूछा है, तो जब अपनी मैक्सिमम अधिकतम दक्षता पर काम करती है तब EB बराबर होता है V/2। तो EB का मान हो जाएगा, EB बराबर हो जाएगा 420 में 2 का भाग लगा देंगे तो EB का मान कितना आ जाएगा 210 वोल्ट। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो मशीन की अधिकतम दक्षता की स्थिति में जब मशीन अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करती है तो ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल है इसका मान इनपुट वोल्टेज के आधे के बराबर होता है। क्या, विरोधी विद्युत वाहक बल का मान इनपुट वोल्टेज के आधे के बराबर होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको मैं नोट करवा देता हूं आपको। मशीन की अधिकतम दक्षता की स्थिति में, मशीन की अधिकतम दक्षता की स्थिति में क्या होगा, EB बराबर होता है V/2। यहां V बराबर क्या है आपका, इनपुट वोल्टेज है। क्या है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इसको अंदर लिख लेना, विरोधी विद्युत वाहक बल का मान, विरोधी विद्युत वाहक बल का मान इनपुट वोल्टेज के आधे के बराबर होगा। कब होगा, जब मशीन उसकी क्या होगी, अधिकतम दक्षता की स्थिति पर कार्य करेगी। ठीक है, तो आज हमने 4 टॉपिक क्लियर किए डीसी मशीन्स के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे के टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है।